हेलो बच्चों, सो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन सेज ब्रीफली डिस्क्राइब द फॉलोइंग। फर्स्ट हमें बताना है ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, सेकंड बताना है पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, थर्ड ट्रांसलेशन एंड फोर्थ इज बायोइनफॉर्मेटिक्स। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन। ओके, सो देखो, ट्रांसक्रिप्शन को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सेंट्रल डॉग्मा में क्या होता है। अगर हम सेंट्रल डॉग्मा देखें तो हम क्या बोलते हैं कि जो डीएनए टू डीएनए इज रेप्लिकेशन, डीएनए टू आरएनए इज ट्रांसक्रिप्शन एंड आरएनए टू प्रोटीन्स इज अ ट्रांसलेशन, यही बोलते हैं। और इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, ट्रांसक्रिप्शन। दैट मीन्स डीएनए टू आरएनए इज टर्म्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। मतलब क्या हो रहा है, कॉपी हो रही है। क्या कॉपी हो रहा है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कॉपी हो रही है फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए टू फॉर्म द आरएनए इज टर्म्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। ऑलराइट, अब देखो यहाँ पे आप देखो तो ये एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। सो दिस डायग्राम इज डिपिक्टिंग द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, राइट। अब यहाँ पे आप देखो एक प्रोमोटर रीजन है, राइट, एंड टर्मिनेटर रीजन है। प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर हम कैसे डिसाइड करते हैं, बेस्ड अपॉन द पोलैरिटी ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड। ओके, अब देखो यहाँ पे आपको एक ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइड पे दिखेगी एंड हम इधर वाले रीजन को बोलेंगे अपस्ट्रीम एंड इस वाले रीजन को हम बोलेंगे डाउनस्ट्रीम। ऑलराइट, यहाँ पे एक स्ट्रक्चरल जीन भी प्रेजेंट है। सो जो स्ट्रक्चरल जीन है दैट इज गोइंग टू कोड फॉर द आरएनए, इतना याद रखना है। इसके बाद में आप टेम्पलेट स्टैंड देख रहे हो, कोडिंग स्टैंड देख रहे हो, तो चलो हम एक बार इसको भी देख लेते हैं कि होता क्या है। सो हमें पता है कि ये रहा डबल स्टैंडर्ड डीएनए। सो 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, इससे बनेगा हमारा क्या, आरएनए। सो वो किस डायरेक्शन में बनेगा, 5 डैश टू 3 डैश और 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ओके, सो देखो अब ये किस स्टैंड से बन रहा होगा, डेफिनेटली दिस स्टैंड से बन रहा है, इस वाले स्टैंड से बन रहा है। सो दिस इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज अ टेम्पलेट स्टैंड। ये क्या हो गया, ये हमारा टेम्पलेट स्टैंड हो गया, जो कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ऑलराइट, मतलब जो इसके अपोजिट वाला स्टैंड है दैट इज गोइंग टू बी द नॉन टेम्पलेट स्टैंड, नॉन टेम्पलेट स्टैंड। ओके, अब बात रही कोडिंग स्टैंड और नॉन कोडिंग स्टैंड की, तो जो नॉन टेम्पलेट स्टैंड होता है ना वही कोडिंग स्टैंड होता है। एंड द फन फैक्ट अबाउट द कोडिंग स्टैंड इज इट डजंट कोड फॉर द आरएनए। सो ये रहा कोडिंग स्टैंड, दैट मीन्स जो टेम्पलेट स्टैंड होगा दैट इज गोइंग टू बी द नॉन कोडिंग स्टैंड। सो ये रहा हमारा नॉन कोडिंग स्टैंड। अब हमने डेफिनेशन में ये बोला कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कॉपी हो रही है, बट कहाँ से कॉपी हो रही है, सिर्फ एक ही स्ट्रैंड ऑफ डीएनए से, सिर्फ एक स्ट्रैंड ऑफ डीएनए से, वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए से। तो मतलब दोनों स्ट्रैंड से क्यों नहीं कॉपी हो रही है, क्योंकि अगर दोनों स्ट्रैंड से कॉपी होती तो इसका मतलब हमारे पास 2 आरएनए बनते, राइट। और अगर जब 2 आरएनए बनते सो कॉम्प्लीमेंट्री होते, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर बेस पेयरिंग हो जाती, दैट मीन्स डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनता, जिसके बाद में हमारी प्रोटीन सिंथेसिस होती ही नहीं। सो दैट इज गोइंग टू वायलेट द सेंट्रल डॉग्मा। या फिर हम ये भी बोल सकते थे कि अगर हमारे 2 आरएनए बन रहे हैं तो 2 अलग अलग प्रोटीन्स बनेंगे, राइट, जिसकी वजह से दैट इज अगेन गोइंग टू वॉलेट आवर सेंट्रल डॉग्मा। इसलिए सिर्फ एक ही स्टैंड ऑफ डीएनए से हमारा आरएनए का सिंथेसिस होता है, राइट। चलो इसके बाद में हम देख लेते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन इन द प्रोकैरियोट्स, राइट। तो ये हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे हैं प्रोकैरियोट्स में, जैसे कि ई कोलाई। ऑलराइट, देखो अब यहाँ पे 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट इज इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। ओके, देखो अब होता क्या है कि हमने क्या पढ़ा था, प्रोमोटर साइट होता है, स्ट्रक्चरल जीन होता है, टर्मिनेटर होता है, यही पढ़ा था हमने। अब देखो यहाँ पे है एक पॉलीमरेज है, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट क्योंकि वही पॉलीमराइजेशन कराएगी, दैट इज द आरएनए पॉलीमरेज। बट ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये है डीएनए डिपेंडेंट। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। मतलब कि ये डीएनए पे डिपेंड होके आरएनए का पॉलीमराइजेशन कराएगी, डीएनए पे डिपेंड होके आरएनए का सिंथेसिस कराएगी, दैट मींस डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ओके, अब ये क्या होगा, यहाँ पे एक सिग्मा फैक्टर भी है। चलो देखो अगर हम प्रमोटर को थोड़ा ध्यान से देखें तो फॉर एग्जांपल ये रही ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, यहाँ पे आपके 2 रिकॉग्निशन सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं प्रमोटर पे। सो हमने यहाँ पे लिख दिया -10 एंड -35। ये -10 -35 कुछ नहीं, -10 बेस पेयर दूर और 35 बेस पेयर दूर अपस्ट्रीम में। ओके, अपस्ट्रीम हमने क्या बोला था, ये वाला रीजन। तो देखो यहाँ पे अगर हम 10 -10 की बात करें तो यहाँ पे एक सीक्वेंस प्रेजेंट है, दैट इज TAT एंड हमने इसी को बोला प्रिबनो बॉक्स। तो हमने इसको क्या बोला, प्रिबनो बॉक्स। ओके, एंड यहाँ पे भी एक सीक्वेंस प्रेजेंट है, दैट इज TTGACA, राइट। तो अब जो सिग्मा फैक्टर होगा दैट इज गोइंग टू रिकॉग्नाइज दीज रिकॉग्निशन सीक्वेंस ऑन द प्रमोटर,
ठीक है, वो बस सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज जाके बाइंड नहीं होगा, सबसे पहले जाएगा सिग्मा फैक्टर। अब देखो अगर हम आरएनए पॉलीमरेज को भी देखें ना तो वो बना होता है सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन से, जैसे कि हम बोल सकते हैं 2 अल्फा, बीटा, बीटा डैश एंड ओमेगा। कुछ ऐसे सब यूनिट्स होती है, मतलब 2 अल्फा हो गई, उसके बाद में कुछ ऐसे एक बीटा हो गई, ठीक है, एक बीटा डैश हो गई, यहाँ पे एक बीटा डैश हो गई, राइट, एंड एक ओमेगा हो गई। कुछ इस तरीके से ऐसे सब यूनिट होती हैं हमारी आरएनए पॉलीमरेज की। साथ ही साथ यहाँ पे एक सिग्मा फैक्टर भी होता है। तो सिग्मा फैक्टर और अलोंग विद दीज सब यूनिट्स, इनको क्या बोलेंगे, होलो एंजाइम बोलेंगे। सो हमने इस टोटल को बोला कि ये क्या है, ये है होलो एंजाइम, होलो एंजाइम। अब देखो अगर हम इस पार्ट से माइनस सिग्मा फैक्टर कर दें, अगर हम होलो एंजाइम माइनस सिग्मा फैक्टर कर दें तो हमारे पास कितना पार्ट बचा, हमारे पास बचा सिर्फ ये वाला पार्ट, सिर्फ ये वाला पार्ट बचा। एंड नाउ दिस पार्ट इज टर्म्ड एज, सो अब इसको बोलेंगे हम कोर एंजाइम। सो अब इसको हम बोल सकते हैं कोर एंजाइम, राइट। सो अब इस पार्ट को बोलेंगे हमने कोर एंजाइम बोला, राइट। अब देखो होगा क्या, सिग्मा फैक्टर आया, सिग्मा फैक्टर ने बाइंड किया, रिकॉग्नाइज किया प्रोमोटर रीजन को और बोला कि आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आके बाइंड करो। तो अब आरएनए पॉलीमरेज आएगा, सिग्मा फैक्टर ने अपना काम करा दिया, इसके बाद में वो चला जाएगा, सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज बचा है। अब जब उसको पॉलीमराइजेशन कराना है तो अब जो डीएनए स्ट्रैंड है वो तो बिल्कुल उसको भी ओपन होना पड़ेगा, है ना, ओपन होना पड़ेगा। तो यहाँ पे ओपनिंग आपको दिखाई गई है। इसके बाद में क्या सिंथेसिस होगा, पॉलीमराइजेशन होगा, जो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स है उनका भी एडिशन होता रहेगा एंड देयर वुड बी द सिंथेसिस ऑफ आरएनए। ओके, आरएनए का सिंथेसिस होगा जब हमारा टर्मिनेटर साइट आ जाएगी, ठीक है, ये रीजन आ गया। इसके बाद में एक और फैक्टर आएगा, दैट इज अ रो फैक्टर, ठीक है, जो कि क्या करेगा, रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन कराएगा। रो फैक्टर पे डिपेंड होकर टर्मिनेशन हो रहा है, सो दिस इज द रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन। तो जब रो फैक्टर आएगा सो हमारा टर्मिनेशन हो जाएगा इन केस ऑफ द प्रोकैरियोट्स। ओके, एक और बात, जो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन होता है इन केस ऑफ द प्रोकैरियोट्स, तो वो कहाँ पे होता है, वो बेसिकली साइटोप्लाज्म में ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन की नीड नहीं है। अगर हम देखें यूकैरियोट्स से, यूकैरियोट्स ऑब्वियसली जो हमने पहले पढ़ा उससे बहुत ही कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे प्रोटीन्स का रोल होगा, बट हम इसको डिटेल में नहीं देखेंगे, हम सिर्फ एक ओवरव्यू लेंगे। सो अगर यूकैरियोट्स की बात करें तो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज 1 है, आरएनए पॉलीमरेज 2 है, आरएनए पॉलीमरेज 3 है, जबकि यहाँ पे सिर्फ एक ही आरएनए पॉलीमरेज थी, उसकी सेवरल सब यूनिट्स थी, बट यहाँ पे 3 आरएनए पॉलीमरेजेस हैं। अगर हम आरएनए पॉलीमरेज 1 की बात करें, सो दैट इज गोइंग टू फॉर्म द राइबोसोमल आरएनए 40s एंड 60s, टोटल कितना बना 80s। ओके, अगर हम बात करते हैं आरएनए पॉलीमरेज 2 की, सो वो एमआरएनए बनाएगा। बेसिकली पहले तो हमारा एचएनआरएनए बनेगा, दैट इज हेटेरोजेनियस न्यूक्लियर आरएनए। उसके बाद में जब स्प्लाइसिंग, जब बेसिकली हमारा क्या बनेगा, जब हमारे कैपिंग टेलिंग होगा उसके बाद में हमारा एमआरएनए बन जाएगा फ्रॉम द हेटेरोजेनियस न्यूक्लियर आरएनए। अगर हम आरएनए पॉलीमरेज 3 की बात करें, सो दैट इज गोइंग टू फॉर्म द टीआरएनए, द अडैप्टर मॉलिक्यूल, ओके, और द ट्रांसफर आरएनए एंड द 5s राइबोसोमल आरएनए एंड द स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। देखो बच्चों, इन यूकैरियोट्स देयर इज गोइंग टू बी द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग, जो कि आपको इस फिगर में शो भी की गई है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग हो रही है। देखो अगर हम समझने की कोशिश करें कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो हमें पता है कि हमें एमआरएनए का फॉर्मेशन कराना है, फिर वो एमआरएनए को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म भी आना होगा। देखो जो ट्रांसक्रिप्शन होता है इन द यूकैरियोट्स, दैट इज वे मोर कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू दैट ऑफ द प्रोकैरियोट्स। तो यहाँ पे सबसे पहले बनता है हमारा एचएनआरएनए, ठीक है, हेटेरोजेनियस न्यूक्लियर आरएनए बनता है। ओके, तो सबसे पहले हमारी होगी कैपिंग, जिसमें कि हमारा आएगा 5' एंड पे मिथाइल गुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सो आएगा मिथाइल गुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट और ये 5' एंड पे जाके जुड़ जाएगा। और इसका जो कैटालिसिस कौन कराएगा, यहाँ पे एक एंजाइम आएगी, दैट इज द ग्वेनिल ट्रांसफरेज, ठीक है, वो इसको ज्वाइन करा देगी 5' एंड पे। उसके बाद में हमारी होगी पॉलीएडाइनिलेशन, जिसमें कि हमारा क्या होगा, 200 to 300 एडिनाइलेट रेजिड्यूज आके लग जाएंगे कहाँ पे, 3' एंड पे, और यहाँ पे जो एंजाइम होगी दैट इज द पॉली ए पॉलीमरेज। सो 200 to 300 एडिनाइलेट रेजिड्यूज, और ये कहाँ पे आके लगेंगे, एट द 3' एंड पे, ठीक है, जिसको हम पॉली ए टेल भी बोल दिया। सो यहाँ पे ये दोनों चीजें हो क्यों रही हैं, कैपिंग एंड टेलिंग क्यों हो रही हैं। सो कैपिंग एंड टेलिंग
क्यों हो रही है? क्योंकि हमें पता है कि जो आरएनए है उसको और भी एंजाइम्स प्रेजेंट हो सकती हैं जो कि डिग्रेड कर सकती हैं हमारे आरएनए को, ठीक है? और क्योंकि हम ऐसा नहीं चाहते इसलिए यहाँ पे इसके एंड्स को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा जिसकी वजह से कैपिंग एंड टेलिंग हुई है। पहला रीजन तो ये रहा। और अगर हम कैपिंग में देखें तो यहाँ पे कैपिंग का एक और रीजन भी है क्योंकि दिस कैप इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द 18S राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हमारे स्मॉल यूनिट ऑफ द राइबोसोम में प्रेजेंट होता है। आपको पता है कि ट्रांसलेशन के लिए वो तो बहुत जरूरी है क्योंकि हमारा एमआरएनए एंड राइबोसोम का कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो इसलिए भी कैपिंग नीडेड है। इसके बाद में आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक्सॉन्स प्रेजेंट है, दोज आर द प्रोटीन कोडिंग रीजन्स, ठीक है, एंड इंट्रॉन्स हैं, दीज आर द नॉन कोडिंग रीजन्स, ये हमें चाहिए ही नहीं, ठीक है, ये हमें नहीं चाहिए, तो इसलिए आरएनए स्प्लाइसिंग हो जाएगी, इनको चॉप ऑफ कराना पड़ेगा, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ द स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए एंड सम प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस, सो उनको हम बोलते हैं SNRNPs, ठीक है। सो वो यहाँ पे स्लाइसेस ऑफ मशीनरी बना लेंगे एंड इसकी वजह से यहाँ पे ये चॉप ऑफ हो जाएंगे हमारे इंट्रॉन्स एंड हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा किसका? मैसेंजर आरएनए, दैट इज द एमआरएनए का। नाउ दिस एमआरएनए कैन मूव फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग कहाँ पे होती है? इन केस ऑफ द यूकैरियोट्स, ऑलराइट। देखो, now coming on to our second part of this question, that is the polymorphism। अगर हम polymorphism टर्म को देखें तो poly का मतलब क्या होता है? many, एंड मॉर्फ्स का मतलब क्या होता है? मॉर्फिज्म में अगर हम मॉर्फ्स देखें तो मॉर्फ्स का मतलब होता है फॉर्म्स, ओके। सो हम अगर इसकी डेफिनेशन लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं कि अकरेंस ऑफ मोर देन वन फॉर्म, सो हम लिख सकते हैं अकरेंस ऑफ मोर देन वन फॉर्म इन अ पॉपुलेशन, मोर देन वन फॉर्म in a population is termed as polymorphism, ठीक है। हमने क्या बोला कि occurrence of more than one form in a population is termed as polymorphism। For example, अगर हम देखें so ये रही हमारी population A, population 1 कुछ भी बोल लो, और यहाँ पे population B है, राइट। अब देखो, अगर पॉपुलेशन को A को देखें तो यहाँ पे आप सिर्फ एक ही रेड डॉट्स ही आपको दिख रहे हैं, राइट। सो ये रही हमारी population A, राइट, एंड ये है पॉपुलेशन बी। बट अगर आप पॉपुलेशन बी को देखो तो यहाँ पे हमारे ब्लैक डॉट्स भी हैं, यहाँ पे हमारे ब्लू डॉट्स भी हैं, ग्रीन भी है, राइट, एंड हम बोल सकते हैं येलो भी है। सो यहाँ पे इन पॉपुलेशन बी हम क्या बोल सकते हैं? देर इज अकरेंस ऑफ मोर देन वन फॉर्म इन अ पॉपुलेशन, जबकि पॉपुलेशन ए को क्या बोल सकते हैं? देर इज ओनली द वन फॉर्म दैट इज देयर इन द पॉपुलेशन, सो इसीलिए हम इसको बोलते हैं मोनोमॉर्फिक, राइट। एंड हम पॉपुलेशन बी को क्या बोलेंगे? इट इज पॉलीमॉर्फिक, जैसे कि हम पॉलीमॉर्फिक पॉपुलेशन हम इसको बोल सकते हैं, और यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा है। सो देखो, अगर हम इसका बहुत एग्जांपल लें, सो हम एग्जांपल में लिख सकते हैं ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, ठीक है, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, जिसमें कि हम बोल सकते हैं कि कौन कौन से ब्लड ग्रुप्स हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं AB एंड O। देखो, अब पॉलीमॉर्फिज्म हो रही है, इतनी बात हमें पता है, बट पॉलीमॉर्फिज्म हो क्यों रही है? दैट इज अकरिंग बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन। अब वो जो म्यूटेशन है, वो म्यूटेशन कहाँ पे हो सकती है? हो सकता है वो म्यूटेशन सोमैटिक सेल्स में हो रही हो, और हो सकता है कि वो जर्म सेल्स में हो रही हो म्यूटेशन। सो अगर हम बोलें कि वो जर्म सेल्स में म्यूटेशन हो रही है, और अगर उसने जर्म सेल की एबिलिटी एंड फंक्शन को इम्पैक्ट नहीं किया है उस म्यूटेशन ने, सो अब इट इज गोइंग टू पास टू द प्रोजनीज, या फिर हम बोल सकते हैं ऑफस्प्रिंग में वो म्यूटेशन चली जाएगी, हेरिटेबल होगा, ओके। सो जब वो हमारे जर्म सेल्स में चली जाएगी एंड उस फिर बोला कि हम जो प्रोजनीज है वहां पे चली जाएगी, तो हमने क्या बोला कि दैट इज गोइंग टू एक्यूमुलेट इन द पॉपुलेशन। इसीलिए ही हम जो पॉलीमॉर्फिज्म है उसको बोलते हैं कि this polymorphism is the raw material for evolution as well as speciation. So this polymorphism is important for evolution as well as speciation, okay। देखो बच्चों, अगर हम थर्ड वन देखें सो दैट इज द ट्रांसलेशन। अगेन हम एक बार सेंट्रल डॉग्मा देख लेते हैं। तो सेंट्रल डॉग्मा में हमने क्या पढ़ा था? डीएनए टू डीएनए इज रेप्लिकेशन, डीएनए टू आरएनए इज ट्रांसक्रिप्शन, एंड आरएनए टू प्रोटीन्स इज ट्रांसलेशन। देयरफॉर हम इस क्वेश्चन में क्या बोल सकते हैं? ट्रांसलेशन क्या होगा? आरएनए से प्रोटीन का बनना इज ट्रांसलेशन, ओके। तो हमने बोला यहाँ पे ऐसे होगा ट्रांसलेशन, ओके। अगर हम ट्रांसलेशन को देखें सो यहाँ पे क्या हो रहा है? पॉलीमराइजेशन हो रहा है। किसका पॉलीमराइजेशन हो रहा है? तो हमने यहाँ पे लिखा पॉलीमराइजेशन
of amino acid. So polymerization of amino acid is occurring to form the polypeptide. So यहाँ पे formation किसका हो रहा है? polypeptide का formation हो रहा है. So formation of polypeptide. Okay. So हमने translation में क्या बोला कि there is a polymerization of the amino acid to form the polypeptide and this is termed as translation. अब देखो ट्रांसलेशन के लिए हमें पता होना चाहिए राइबोसोम एंड टीआरएनए दैट इज अडाप्टर मॉलिक्यूल. सो यहाँ पे अगर हम राइबोसोम की बात करें तो ये कौन सी यूनिट है? ये रही हमारी लार्ज सब यूनिट और ये रही हमारी स्मॉल सब यूनिट. अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो कितना प्रेजेंट होता है? 70s. अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो कितना प्रेजेंट होता है? 80s. सो इसकी भी अगर हम फर्दर सब यूनिट्स की बात करें 70s में कौन कौन सी प्रेजेंट है? 50s प्लस 30s. और अगर हम 80s की बात करें तो 60s प्लस 40s यही प्रेजेंट होती हैं सब यूनिट्स. सो दिस इज द लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट. ओके. सो जो राइबोसोम होता है दैट इज मेड अप ऑफ द सम प्रोटीन्स, कुछ प्रोटीन से बना है और कुछ राइबोसोमल आरएनए से भी बना है. राइट. एंड राइबोसोमल आरएनए से बना है. यहाँ पे अगर आप देखो लार्ज सब यूनिट की बात करो तो लार्ज सब यूनिट में यहाँ पे 3 गेट्स हैं. ठीक है, 3 दरवाजे हैं ई, पी एंड ए साइड. अगर हम ए साइड की बात करें तो यहाँ पे क्या आके आएगा? यहाँ पे हमारे आएगा न्यू टीआरएनए अलोंग विद द अमाइनो एसिड. तो अमाइनो न्यू टीआरएनए आएगा अमाइनो एसिड को लेके. अगर हम पी साइड की बात करें तो पी साइड में क्या होगा? हमारा पॉलीपेप्टाइड चेन का यहाँ पे बनती जाएगी, पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी पी साइड पे. अगर हम ई साइड की बात करें तो जो हमारा टीआरएनए है वो दिस इज द एग्जिट साइड और वो बाहर निकल जाएगा. टीआरएनए हमारा अमाइनो एसिड उसने दे दिया है, अब उसके पास कुछ नहीं है तो वो बाहर निकल जाएगा. ओके. अगर हम बात करते हैं अपने टीआरएनए की सो दैट इज अडाप्टर मॉलिक्यूल. तो ये स्ट्रक्चर बेसिकली द 2D स्ट्रक्चर है. सो दिस इज द क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर. सो ये रहा क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए. ये तो 2D फॉर्म में है बट अगर 3D होता तो इन्वर्टेड एल शेप्ड होता. तो देखो अगर हम 5' एंड से पहला वाला लूप देखें, ये रहा 5' एंड. यहाँ पे अगर हम फर्स्ट लूप को देखें सो दैट इज अ डी लूप, डाइहाइड्रोयूरिडीन लूप एंड दिस इज टर्म्ड एज अ डी लूप या डी आर भी बोल सकते हो. सो यहाँ पे बेसिकली बाइंडिंग होगी किसकी? अमीनो एसाइल सिंथेटेज. इसके बाद में अगर हम 3' से देखें यहाँ पे फर्स्ट लूप सो दैट इज द, या तो हम इसको टी साई सी लूप भी बोल सकते हैं या फिर हम इसको टी आर या टी लूप भी बोल सकते हैं. ये बेसिकली क्या है? राइबोसोमल बाइंडिंग साइट. यहाँ पे आपको एक वेरिएबल आर्म भी दिखेगी. सो इसका कोई रोल नहीं है. सो दिस इज द वेरिएबल आर्म. इसके बाद में यहाँ पे एक एंटीकोडोन लूप भी प्रेजेंट है. सो दिस इज द एंटीकोडोन लूप. सो ये रहा एंटीकोडोन लूप एंड ये रहा हमारा एमआरएनए. ये रहा हमारा एमआरएनए. सो देखो एमआरएनए के पास क्या प्रेजेंट होगा? हमारा कोडोन्स प्रेजेंट होंगे. ठीक है. कोडोन्स किससे बने? 3 न्यूक्लियोटाइड से बने हैं. तो ट्रिपलेट है यहाँ पे बेसिकली. सो फॉर एग्जांपल एयूजी प्रेजेंट है. सो दिस इज द ट्रिपलेट. ये क्या है? ट्रिपलेट है. मतलब एंटीकोडोन लूप में हमारे वैसे तो 7 अनपेयर्ड बेसिस होते हैं बट हम बोल सकते हैं जो उसमें से 3 बेसिस होंगे दैट are going to be complementary to this triplet that is present on the mRNA. अगर यहाँ पे AUG present है हमारे mRNA पे तो यहाँ पे एंटीकोडोन लूप में क्या प्रेजेंट होगा? UAC प्रेजेंट होगा. और इसके रेस्पेक्ट में जो mRNA पे हमारा जो कोडोन प्रेजेंट है उसके रेस्पेक्ट में कौन सा अमीनो एसिड आएगा? यहाँ पे मेथियोनिन. और ये 3' एंड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारी अमीनो एसिड एक्सेप्टर साइड जहाँ पे CCA हमारा सीक्वेंस प्रेजेंट है. ओके. सो यहाँ पे इसके रेस्पेक्ट में अमीनो एसिड लेके आया दैट इज द मेथियोनिन. राइट. चलो इसके बाद में अगर हम देखें तो फर्स्ट स्टेप होता है ट्रांसलेशन में एक्टिवेशन ऑफ द अमीनो एसिड, जिसमें कि हमारा जो अमीनो एसिड है वो हमारा एटीपी के साथ बाइंड करेगा विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम. और यहाँ पे कौन सी एंजाइम आएगी? जो यहाँ पे प्रेजेंट थी जब हमने डी की बात की. सो यहाँ पे आएगी हमारी अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज. सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज. सो अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज. ओके. सो अगर हम रिएक्शन की बात करें तो क्या होगा? सो यहाँ पे बनेगा AAAMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ पे एंजाइम भी प्रेजेंट है और यहाँ पे ये मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में हो रहा है. देखो तो ये यहाँ पे बन गया AAMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स प्लस पायरोफॉस्फेट रिलीज हो गया. पायरोफॉस्फेट क्यों रिलीज हुआ? आप क्या पढ़ते हो? एटीपी है. एटीपी से बना एंड फिर यहाँ पे AMP है. तो जब यहाँ पे हमारा एक जब यहाँ पे हमारा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड होगा, एक और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड होगा तो हमारा एटीपी बन जाएगा फ्रॉम द AMP. और यहाँ पे हमें क्या बनाना है? एटीपी से AMP बनाना है. ठीक है. तो हमारे 2 पायरोफॉस्फेट हमारे रिलीज हो जाएंगे, इसलिए हमने ऐसे यहाँ पे लिख दिया. एंड पायरोफॉस्फेट कुछ इस तरीके का मॉलिक्यूल होता है.
ओके, सो देखो फर्स्ट स्टेप हमारा डन है, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। सेकंड स्टेप की बात करते हैं, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, इसी को हम बोल सकते हैं अमीनो एसाइलेशन ऑफ द टीआरएनए। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, इसको हमने बोल दिया अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। सो हमने लिखा अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। यहाँ पे जो एएएमपी ऊपर बना था, एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना था ना यहाँ पे, उसको हमें अटैच कराना है। कहाँ पे अटैच कराना है? 3' एंड पे अटैच कराना है, अमीनो एसिड एक्सेप्टर साइट। ओके, सो यहाँ पे जब अटैच होगा, सो अमीनो एसिड हमारा टीआरएनए पे अटैच हो गया, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला, अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। अब बाकी बाहर क्या क्या आ जाएगा हमारा, हम बोल सकते हैं हमारा एएमपी बाहर आ जाएगा, साथ ही साथ हमारा एंजाइम जो थी वो भी तो बाहर आ जाएगी, सो हमारी एंजाइम भी बाहर आ जाएगी। ओके, देखो बच्चों, अगर हम ट्रांसलेशन को और सही से देखें तो हम कुछ ऐसे बोल सकते हैं कि देखो, अगर हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो 5' और 3' एंड पे कैपिंग टेलिंग होगी, यहाँ पे अनट्रांसलेटेड रीजन्स वुड आल्सो बी देयर। सो सबसे पहले आएगी हमारी स्मॉल सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम। सो स्मॉल सब यूनिट आके बाइंड हुई। सो स्मॉल सब यूनिट में ने बेसिकली रिकॉग्नाइज किया जो हमारे कैपिंग प्रेजेंट थी 5' एंड पे, उसने रिकॉग्नाइज किया, एक कॉम्प्लेक्स बना लिया हमारे एमआरएनए के साथ, बना लिया कॉम्प्लेक्स। इसके बाद में हमारा आएगा टीआरएनए। सो ये इसको हमने सेकंड मार्क कर दिया कि फिर आएगा टीआरएनए। उसके बाद में आएगी हमारी लार्ज सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम। सो इसमें हमने लिख दिया 3। सो देखो, हमें पता है कि जो लार्ज सब यूनिट है, वहां पे हमारी ईपी एंड ए साइट है, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई थी, ईपी एंड ए साइट। सो देखो, अगर यहाँ पे इन केस ऑफ द यूकैरियोट्स प्रेजेंट होता है, हमारा स्टार्ट कोडोन कौन सा है, दैट इज AUG। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो वहां पे है नॉन फॉर्माइलेटेड मिथ्योनिन, बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स मिथ्योनिन प्रेजेंट है। सो देखो, यहाँ पे जो टीआरएनए आएगा पी साइड पे, सो वो कौन सा हमारा अमीनो एसिड लेके आएगा, दैट वो हमारे लेके आएगा मिथ्योनिन, ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में जो हमारे एमआरएनए पे जो कोडोन प्रेजेंट होगा उसके रेस्पेक्ट में वो मिथ्योनिन लेकर आया, ठीक है। और यहाँ पे हमारा एंटी कोडोन लूप पे कौन सा सीक्वेंस प्रेजेंट होगा, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री, सो दैट इज गोइंग टू बी द UAC। ऑलराइट, सो ये इतनी बात हुई हमारी पी साइड की। इसके बाद में हमने बात की थी ए साइड की। तो अब ए साइड पे हमारा न्यू टीआरएनए आएगा दूसरे अमीनो एसिड को लेके, जो हमारा उसके आगे प्रेजेंट होगा AUG के आगे। सो फॉर एग्जांपल वो लेकर आया हमारे वैलिन को लेकर आया है। अब हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि देयर इज गोइंग टू बी द पॉलीमराइजेशन ऑफ द अमीनो एसिड एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड। सो पॉलीपेप्टाइड बनाना है, सो देयर इज गोइंग टू बी द फॉर्मेशन ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन दीज अमीनो एसिड। सो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन कराने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें इट इज डेफिनेटली कैटेलाइज्ड बाय एन एंजाइम। सो अगर हम ये एंजाइम्स की बात करें, अगर हम प्रोकैरियोट्स के एंजाइम्स की बात करें, सो दैट इज कैटेलाइज्ड बाय द 23 SRRNA, ठीक है, इन केस ऑफ द प्रोकैरियोट्स। सो ये है क्या, ये राइबोजाइम है। सो ये क्या है, ये राइबोजाइम है। इन केस ऑफ यूकैरियोट्स दिस इज कैटेलाइज्ड बाय द 28 SRNA, 28S राइबोसोमल RNA कैटेलाइज कराया। अब जैसे ही हमारा पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हुआ, तो हम बोल सकते हैं कि हमारी शिफ्टिंग हो जाएगी, ये जो राइबोसोम सब यूनिट्स हैं दोनों की, ये आगे की तरफ ऐसे शिफ्ट हो जाएंगी। अगर ये शिफ्ट हो जाएंगी तो जो हमारा पी साइड पे था, अब पी साइड पे हमारा सिर्फ टीआरएनए बचा है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हो गया, मिथ्योनिन वैलिन यहाँ पे आ गए। सो देखो, अब जो पी साइड पे हमारा वेकेंट टीआरएनए है, जिसके पास कोई अमीनो एसिड नहीं है, वो हमारे ई साइड पे चला जाएगा, तो वो ई साइड पे आ गया, एग्जिट साइड, उसके पास कुछ नहीं है, बाहर निकल गया। इसके अंदर जो पी साइड है, पी साइड पे अब हमने क्या बोला था, पी साइड पे हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, हमने यही बनाया था। सो अब जो ए साइड पे था वो हमारा पी साइड पे आ गया। सो हम बोल सकते हैं यहाँ पे मिथ्योनिन आ गया, फिर उसके अंदर वेलिन आ गया, कोई और एलेनिन आगे होगा। सो जो अमीनो एसिड है, सो देयर इज गोइंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन यहाँ पे बनती जाएगी पी साइड पे, ठीक है। और ए साइड पे हमारा क्या आता जाएगा, न्यू टीआरएनए विद द अमीनो एसिड, ओके। और ये कब तक चलता रहेगा, जब तक हमारे स्टॉप कोडोन नहीं आ जाता। स्टॉप कोडोन कौन सा है, हमने तो इसको AUG को तो बोला हमने इनिशिएटर टीआरएनए। सो चलो हमने यहाँ पे लिख दिया इनिशिएटर टीआरएनए। बट ये कब तक चलेगा, जब तक स्टॉप कोडोन्स नहीं आते। और स्टॉप कोडोन्स कौन कौन से हैं, UAA, UAG and UGA. So these are the stop codons. So there are no tRNA for the stop codons. Okay, और फिर यहाँ पे कुछ रिलीजिंग फैक्टर्स भी होंगे, ठीक है, और इनिशिएशन के टाइम कुछ इनिशिएटिंग फैक्टर्स भी होते हैं। सो हम इतना डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे, बट आप इतना याद रखो कि स्टॉप कोडॉन्स होते हैं और फिर हमारा टर्मिनेशन हो जाता है, ठीक है, और पॉलीपेप्टाइड चेन हमारी रिलीज हो जाएगी। ऑलराइट, सो यही होता है हमारे ट्रांसलेशन में, और यही आपको इस डायग्राम में बेसिकली डिपिक्ट भी किया हुआ है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके, देखो बच्चों, अगर हम 4th वन देखें तो 4th वन क्या है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। सो हमने यहाँ पे लिखा बायो इन्फॉर्मेटिक्स, राइट।
अगर हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स देखें तो ये एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जो कि किससे बनी है वो हम अभी देखते हैं। सो हमने यहाँ पे लिखा बायोइन्फॉर्मेटिक्स। सो यहाँ पे हमने लिखा बायोइन्फॉर्मेटिक्स। सो बायोइन्फॉर्मेटिक्स किससे बनी है? बायो से, दैट इज बायोलॉजी। ये फील्ड है ऑफ बायोलॉजिकल साइंस जो कि बनी है बायोलॉजी से, कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजी। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कंप्यूटर साइंस। सो कंप्यूटर साइंस में जो एल्गोरिदम्स आप यूज कर सकते हो वो आप यूज करते हैं इन द बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। सो स्टैटिस्टिक्स की एप्लीकेशंस भी आप यूज करते हैं इन द बायोइन्फॉर्मेटिक्स, राइट। सो आप कुछ ऐसे समझो कि जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स होगा ये हमारा, यहाँ पे बायोइन्फॉर्मेटिक्स में क्या होगा, बेसिकली हमारे डेटाबेसेस होंगे, डेटाबेसेस प्रेजेंट होंगे। और डेटाबेसेस क्या करते हैं? डेटा को स्टोर करते हैं। अब डेटा को स्टोर करेंगे तो हम बोल सकते हैं जो भी हमारे जीनोम्स प्रेजेंट होंगे, सिर्फ हमारे ही जीनोम्स नहीं, वो अलग अलग स्पीशीज के, अलग अलग माइक्रोब्स के, पैथोजेंस के, वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई, सबके हमारे जीनोम्स प्रेजेंट होंगे। हमारे प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होंगे, प्रोटीन सबके अलग अलग प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे। सो देखो हम फिर स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स। हम जीनोमिक्स के स्टडी कर सकते हैं एट अ लार्ज लेवल। हम प्रोटियोमिक्स के, हम बेसिकली प्रोटियोमिक्स भी कर सकते हैं। हम स्टडी ऑफ प्रोटीन्स कर सकते हैं, ठीक है, एट अ लार्ज लेवल। इसके बाद में हम बोल सकते हैं कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स में होगा क्या। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हमारे डेटाबेसेस होंगे, ठीक है। तो फिर अब जब हमारे जीनोम्स प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल कोई न्यू स्ट्रेन ऑफ वायरस आया, ठीक है, हमें पता ही नहीं कि वो वायरस क्या है, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, क्या है, कुछ नहीं पता। सो उसका जीनोम सीक्वेंसिंग की गई। उसके बाद में जो ऑलरेडी हमारे स्टोर्ड, जो हमारे डेटाबेस में ऑलरेडी स्टोर्ड वायरल जीनोम सीक्वेंसेस थे, हमने जो न्यू वाला जीनोम है वायरस का, हमने उस दोनों को कंपेयर किया, कंपेयर कर लिया, मैच हो गया, तो हमें पता लग गया कि अच्छा हाँ थोड़ा बहुत मैच हो रहा है। तो ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स हेल्प करता है इन द इवोल्यूशनरी स्टडीज एज वेल। सो इवोल्यूशनरी स्टडीज में हेल्प करता है, साथ ही साथ हम बोल सकते हैं कि ड्रग डिस्कवरी में भी हेल्प करता है। तो दिस बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज गोइंग टू हेल्प इन द ड्रग डिस्कवरी में हेल्प करता है। और आपको पता है कि जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट चला था, दैट इज अ 13-year लॉन्ग प्रोजेक्ट, 1990 टू 2003, तो 13 years लॉन्ग तक चला था। तो आप तब आपने पढ़ा था कि ये जो फील्ड है ये काफी इमर्ज हुई थी। अगर ये फील्ड नहीं होती तो फिर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लिए आपको अपने डेटा को स्टोर करने के लिए आपको 3300 बुक्स चाहिए होती, बट आपने अपने बेसिकली इस सिस्टम के थ्रू ही आपने अपने डेटा को स्टोर कर लिया। ओके, सो यहाँ पे आप ड्रग डिस्कवरी में हेल्प कर सकते हैं और आप पता लगा सकते हैं किसी की हमारा प्रोटीन कैसे इंटरैक्ट कर रहा है। आप 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का पता लगा सकते हैं, तो प्रोटीन 3D स्ट्रक्चर, और फिर आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप प्रोटीन प्रोटीन इंटरैक्शन का पता लगा सकते हैं, प्रोटीन हमारे डीएनए के साथ कैसे इंटरैक्ट कर रहा है। तो बस आप इतना याद रखो कि ये एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जो कि बनी है बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, आईटी। सो अभी जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स है यहाँ पे बेसिकली बहुत सारे डेटाबेसेस होंगे जिसके थ्रू हम जीनोमिक्स एंड प्रोटियोमिक्स की स्टडीज कर सकते हैं, जीन्स की स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स की स्टडी कर सकते हैं। सो दीज वुड हेल्प इन द इवोल्यूशनरी स्टडीज। हम अपने डेटा को क्लासिफाई कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, हम उसका मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तभी हमने बोला कि हम इसको ड्रग डिस्कवरी में भी, इन द सिंथेसिस ऑफ द न्यू ड्रग मॉलिक्यूल्स में भी हम हेल्प मिलेगी हमें, अगर हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स को यूज करते हैं। तो इसके बाद में हमने बोला कि प्रोटीन का हम 3D स्ट्रक्चर हम उसको देख सकते हैं, प्रोटीन प्रोटीन इंटरैक्शंस एंड प्रोटीन डीएनए इंटरैक्शंस। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड ऑल द बेस्ट।